Hello everyone. Today we are going to discuss and revise contraception. ठीक है, it's very important and this topic at least three questions come. Okay, so three questions are sufficient to change our future, right? Okay, so let's start discussing. So, out of all the contraception methods, the two contraception methods are most important and most commonly used. They are the copper T and combined oral contraceptive pills. Okay, and whenever a patient comes to you, when sorry, it's client. Whenever a client comes to you और वो आपसे पूछता है मैं क्या कॉन्ट्रासेप्शन यूज करूँ, ऑलवेज हमेशा रूल आउट करो दो, फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज़ें, ठीक है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और कॉपर टी, क्योंकि ये गवर्नमेंट सप्लाई में फ्रीली अवेलेबल हैं और कहीं ना कहीं ये फिक्स हो ही जाते हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है ऑल आर मैकेनिज्म ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक्सेप्ट. ठीक है, तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं. थिक सर्वाइकल म्यूकस, सप्रेस ओव्यूलेशन और एनोव्यूलेशन, thinning of the endometrium, enhance tubal motility, prevent implantation, increase gonadotropin. So answer to this question is increase gonadotropin and yes, answer to this question is increase gonadotropin and enhance tubal motility. So let's see what are the mechanism of combined oral contraceptive pills. ठीक है, देखते हैं. तो सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए, जब भी हम ओरली पेशेंट को ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देते हैं तो वो ओरल रूट से वो ब्लड में जाते हैं एब्जॉर्ब होने के बाद, और फिर वो जो है बाकी फिर डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं. तो सबसे पहले हम ब्रेन को डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो सब वहाँ जाके वो हाइपोथैलेमस पे जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स होते हैं उन पे एक्ट करते हैं. और आपको पता है एक लेवल से ज़्यादा जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो जाते हैं वहाँ पे, तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ब्लॉक हो जाता है. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब ब्लॉक होते हैं तो टेल मी, तो FSH-LH नहीं रिलीज होते. FSH-LH नहीं रिलीज होते, FSH नहीं रिलीज होगा तो फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होगा. फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होगा, अगर LH रिलीज नहीं होगा तो LH सर्ज नहीं होगा. LH सर्ज नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा. कहने का मतलब है जब हाइपोथैलेमस पे ही नेगेटिव फीडबैक की इफेक्ट की वजह से वो डीएक्टिवेट हो गया, तो सारी की सारी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस ही ब्लॉक हो जाती है, सप्रेस हो जाती है. ठीक है, सो दैट इज सप्रेशन ऑफ HPO एक्सिस. ओके, अब जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हमने दिए वो सिर्फ और सिर्फ जो है हाइपोथैलेमस पे नहीं काम करेंगे, वो बॉडी में हर जगह जाते हैं. तो जो फॉलोपियन ट्यूब्स जो हैं, तो यहाँ मैं आप सबको एक कंसेप्ट बनवाना चाहती हूँ. सबसे पहला कंसेप्ट नंबर 1 कि जो हमारी बॉडी में नेचुरल ईस्ट्रोजन होता है उसके कंपैरिजन में अभी आपने देख लिया कि HPO एक्सिस सप्रेस हो गई है, तो यानी इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में जो है वो नेचुरल ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा. अब सिर्फ जो ओरल ईस्ट्रोजन हम ले रहे हैं वो ही जाके यूट्रस पे काम करेगा, राइट. ओके, वो ही जाके ओवरी पे काम करेगा, राइट. ठीक है, तो वो जो लेवल है वो ईस्ट्रोजन का ब्लड में, और वो जो नेचुरल ईस्ट्रोजन का लेवल है, यानी दो लेवल्स हो गए ना, हम कंपैरिजन कर रहे हैं. एक तो नेचुरल ईस्ट्रोजन का जो लेवल है और एक कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब हम लेते हैं तो नेचुरल ईस्ट्रोजन तो ब्लॉक हो जाता है. ठीक है, क्योंकि एक्टिवेशन ऑफ HPO एक्सिस नहीं होता. तो जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के ईस्ट्रोजन का लेवल है वो नेचुरल ईस्ट्रोजन से बहुत ज़्यादा कम होता है. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम होता है. तो इसीलिए जो है HPO एक्सिस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब जो ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से, ट्यूब्स और सर्विक्स, इन सब पे प्रोजेस्टेरॉन का काम ज़्यादा आता है. ठीक है, एंडोमेट्रियम,
ठीक है। तो सप्रेशन ऑफ HPO एक्सेस हो गया। नेक्स्ट इज ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन नहीं होगा, LH सर्ज नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। ट्यूबल मोटिलिटी, अब देते तो हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही हैं, लेकिन ईस्ट्रोजन का लेवल नेचुरल लेवल से बहुत कम होता है, इसलिए जो है ट्यूबल मोटिलिटी पे मेन प्रोजेस्टेरोन का एक्शन आता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ट्यूबल मोटिलिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। सो ट्यूबल मोटिलिटी गेट डिक्रीज। तो अब आपको समझ में आ गया, देते तो हम ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है क्योंकि पर प्रोजेस्टेरोन का ही एक्शन होता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम पे क्या एक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, देते ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों है, लेकिन मेन प्रोजेस्टेरोन का एक्शन डोमिनेट करता है क्योंकि जो है ईस्ट्रोजन के लेवल्स नेचुरल लेवल से बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम जो है प्रोजेस्टेरॉन का बेसिक एक्शन क्या होता है, ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन उसको स्टेबलाइज करता है, उसकी प्रोलिफरेशन को रोकता है और उसको सिक्रीटरी बनाता है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम का क्या होता है, अब यहाँ पे हम जब कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में क्या हो रहा है, हम डे 1 से उसको प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हैं, तो वो ईस्ट्रोजन जो प्रोलिफरेट करेगा वो उसको रोकता रहेगा डे 1 से। नेचुरली क्या होता है, 14th डे पे प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज होता है, तो पहले 14 डे ईस्ट्रोजन होता है, वो जो है उसको प्रोलिफरेट होने देता है ईस्ट्रोजन, लेकिन हम यहाँ पे जो है डे 1 से प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हैं, तो वो उसको जो है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी ज़्यादा है नेचुरल लेवल से, ठीक है, तो वो उसको प्रोलिफरेट ही नहीं करने देगा ईस्ट्रोजन से, वो वहीं उसको स्टेबलाइज कर देगा। सो एंडोमेट्रियम जो है वो बहुत थिन हो बनेगी, ठीक है। एंडोमेट्रियम जो है बहुत ज़्यादा थिन बनेगी जिसपे कि इम्प्लांटेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। और नंबर 5 यहाँ लिखा नहीं मैंने, छूट गया, सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस जो है अब थिक होगा क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है सर्वाइकल म्यूकस को वो जो है थिक करते हैं। यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि ईस्ट्रोजन जो है की वजह से सर्वाइकल म्यूकस का क्या होता है, और ये बताओगे वो कौन सा इफ़ेक्ट होता है, इस इफेक्ट को क्या करते हैं। और जब 14th डे वाले ईस्ट्रोजन को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो फर्न पैटर्न किस वजह से आता है। तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे लिख के बताओगे। सर्वाइकल म्यूकस पे ईस्ट्रोजन का क्या इफेक्ट होता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है ये वाले इफेक्ट को क्या बोलते हैं, जब हम 14 डे पे सर्वाइकल म्यूकस को ऐसे ऐसे करते हैं तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं। और नंबर 3 जब हम 14 डे वाली सर्वाइकल म्यूकस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो फर्न पैटर्न क्यों आता है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चंस का आप आंसर लिख के बताओगे। आजकल इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है थिक सर्वाइकल म्यूकस तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसका। सप्रेस ओव्यूलेशन ये भी ठीक है, थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ये भी ठीक है, एनहांस ट्यूबल मोटिलिटी नहीं होगा इसका आंसर क्योंकि ट्यूबल मोटिलिटी तो हमने पढ़ा है कि डिक्रीज होती है, राइट। और प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इंक्रीज गोनाडोट्रोपिन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है, गोनाडोट्रोपिन डिक्रीज होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। तो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर कैसे हो जाते हैं, कौन से ड्रग के यूज से, ठीक है। तो देखिए कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव को भी हमारा लीवर मेटाबोलाइज कराता है, कुछ एंजाइम्स उसको मेटाबोलाइज कराते हैं। अगर कोई हम एक ऐसा ड्रग दें जो इसकी मेटाबॉलिज्म को, उस एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दें और इसकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर दे तो वो जल्दी बॉडी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर वो जल्दी क्लियर हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रासेप्शन काम ही नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा, राइट। So all those drugs which activate the metabolism enzymes lead to combined oral contraceptive failure and उनमें से एक ड्रग है रिफैम्पसिन, ठीक है, रिफैम्पसिन, ओके। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रिफैम्पसिन। आप सबको पता है कि इट इज़ एन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एंड
it is an anti-tubercular drug and it is अब आपको सबको ये भी पता चल गया, इट लीड्स टू कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। तो जो भी ले रही है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रिफैम्पिसिन ले रही है उसको कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मत दो, वो कॉन्ट्रासेप्शन ही क्या जो फेल हो जाए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, आप ये क्वेश्चन करिए और मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आई। यस, तो हमारा क्वेश्चन है, ऑल आर एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक्सेप्ट। ठीक है, तो अब हमें कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पता होने चाहिए। ठीक है, आप सबको पता है एक बहुत बड़ी लिस्ट है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की, तो एक याद रहता है तो दूसरा भूल जाता है, और कुछ भी वो लोग एग्जामिनर कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा मैंने इजी करने की कोशिश की है और थोड़ा सा मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की है। जब हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो उसको याद करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, या तो हमारी ज़िंदगी निमोनिक्स आसान करते हैं या कंसेप्ट आसान करते हैं, राइट। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड, जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देते हैं हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, तो जो ईस्ट्रोजन कंपोनेंट होता है वो कोगुलेशन फैक्टर्स को इंक्रीज कर देता है, और इसी की वजह से जो है हमारी जो लिस्ट है वो इतनी लंबी है। ठीक है, जो ईस्ट्रोजन कंपोनेंट है वो कोगुलेशन फैक्टर्स को इंक्रीज कर देता है, और इसीलिए जो है हमारी जो लिस्ट है वो इतनी वास्ट है। ठीक है, तो अब हमें पैथो में हम सब ने वर्शो ट्रायाड्स पढ़ा है ना, वी ऑल हैव लर्न वर्शो ट्रायाड। उसमें वर्शो ने एक्सप्लेन किया था कि ये 3 फैक्टर्स में कोगुलेशन जो है बहुत जो है जल्दी होती है, क्लॉटिंग या थ्रोम्बोसिस बहुत जल्दी होता है। अब अगर उन 3 फैक्टर्स को हम याद कर लें तो ये लिस्ट याद करनी बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, लेट्स डिस्कस दोस फैक्टर्स। व्हाट डज वर्शो सेड? वर्शो सेड अगर एंडोथेलियल डिस्फंक्शन है तो बहुत जल्दी जो है क्लॉट बनेगा, थ्रोम्बोसिस होगी। तो एंडोथेलियल डिस्फंक्शन किस किस में होता है, प्लीज़ आप सब लोग फोकस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन टेलीग्राम पे 40% लोगों ने ही ठीक किया है। ठीक है, सो प्लीज़ इसको आप ढंग से सुनेंगे। मुझे जो है अगली बार इस क्वेश्चन में मुझे मोर देन 50% रिजल्ट चाहिए। कुछ ही क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस ही हैं जो लेस देन 50% करेक्ट हैं, 50% लेस देन 50% लोगों ने करेक्ट किया, जिनमें से ये वाले जो क्वेश्चन का आंसर है सिर्फ 34% स्टूडेंट्स ने ठीक किया। तो इसको प्लीज़ समझ लो, मुझे पता है बहुत जल्दी भूल जाना है पर समझेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए वर्शो ने बोला था कि ये 3 फैक्टर्स देख लो, उनमें क्लॉटिंग होगी ही होगी। ठीक है, अब ईस्ट्रोजन जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स को, कोगुलेशन फैक्टर्स को इंक्रीज करता है, ब्लड वेसल में थ्रोम्बोसिस करता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। थ्रोम्बोसिस अगर ब्लड वेसल्स में हो जाएगी तो कितना कहर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर कोई भी एक और फैक्टर उस क्लाइंट में जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहा है उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उनमें हम नहीं देंगे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, राइट। तो नंबर 1 फैक्टर है एंडोथेलियल डिसफंक्शन। तो अब एंडोथेलियल डिसफंक्शन किस में होता है हमने ये देखना है। ठीक है, एंडोथेलियल डिसफंक्शन किस किस में होता है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन मतलब एंडोथेलियम ऑलरेडी किस किस में खराब होती है, तो वो जल्दी जो है वो कोगुलेशन करवाएगी। ठीक है, थ्रोम्बोसिस जल्दी करवाएगी। सो एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है, सबसे पहली बात है नंबर 1 ये होता है हाइपरटेंशन, और इन्होंने एक वैल्यू फिक्स कर दी है कि 160/100 से ज़्यादा होगा तो ही उसको नहीं देना, बिकॉज तभी जो है कोगुलेशन टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, नंबर 2 इज स्मोकर्स में भी इन्होंने कहा है जो रूटीन स्मोकर्स हैं मोर देन 18 सिगरेट्स पर डे प्लस मोर देन 35।
ओके। नंबर 3 फैक्टर्स जिसमें जो है एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है वो है माइग्रेन विद ऑरा। ठीक है, माइग्रेन विद ऑरा। ठीक है, क्योंकि माइग्रेन विद ऑरा में जो है वो माइग्रेन विद ऑरा में क्या होता है, ठीक है, माइग्रेन विद ऑरा में वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो माइग्रेन विद ऑरा सिंपल माइग्रेन में नहीं होता। नंबर 4 है डायबिटीज मेलाइटस विद वस्कुलोपैथी। ठीक है, अब ऑफ कोर्स अगर वेसल्स इन्वॉल्व हो गई हैं डायबिटीज मेलाइटस में तो एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो गया है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं। इसको भी और इजी कर सकते हो आप अगर हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ को इकट्ठा याद कर लोगे। ठीक है, तो जो है ये आपको याद हो जाएगा। हाइपरटेंशन भी बिगड़ा हुआ मोर देन 160/100 वाला, डायबिटीज सिंपल नहीं बिगड़ी हुई, डायबिटीज मेलाइटस विद वस्कुलोपैथी वाली। नंबर इन स्मोकर्स एंड आपने देखा स्मोकिंग हर जगह आ जाता है, ये भी स्मोकिंग नहीं कर दिया, ये भी स्मोकिंग नहीं कर दिया, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो एंडोथेलियल डिसफंक्शन करता है। ठीक है, तो सारी वेसल्स प्रॉब्लम्स कर देता है वो। नंबर 4 है माइग्रेन विद ऑरा। बिल्कुल इसी तरह स्टेसिस के भी 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, कम ऑन लेट्स डिस्कस देम। ठीक है, नंबर 1 इज आफ्टर सर्जरी। आफ्टर सर्जरी पेशेंट ज़्यादातर जो है सुपाइन लेटा रहता है, तो स्टेसिस होना बहुत क्वाइट ऑब्वियस है, राइट। एंड नेक्स्ट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, राइट। नंबर 3 is hyperlipidemia. Number 4 is, yes, can anybody tell me और किसमें स्टेसिस होता है? Very important of all, heart diseases. It can be ischemia, it can be valvular heart diseases, it can be prosthetic valve diseases. So usually हर heart diseases में stasis हो जाता है। ठीक है, so ये 4 पॉइंट्स आपको स्टेसिस से याद रखने हैं। आफ्टर सर्जरी, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरलिपिडीमिया एंड नेक्स्ट इज द हार्ट डिजीजेस। ओके, आई थिंक नाउ यू आर रिमेम्बरिंग दिस। ओके, नाउ हाइपरकोगुलेबिलिटी किस किस में होती है? ठीक है, हाइपरकोगुलेबिलिटी किस किस में होती है? कैन एनीबडी टेल मी? सबसे इंपॉर्टेंट हाइपरकोगुलेबिलिटी जो है, बहुत बार अब तो आपको याद भी हो गया है सबको। ओके, लेट मी टेल यू, हाइपरकोगुलेबिलिटी किस किस में होती है, यहाँ लिख रही हूँ मैं। नंबर 1 पोस्टपार्टम। इतनी बार आपको पूछ लिया है, जब भी प्रेगनेंसी होती है तो कोगुलेशन फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं और ये 6 वीक्स लेते हैं डिक्रीज होने में। इसलिए हाइपरकोगुलेबल स्टेज में हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो क्या, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स भी नहीं देते हैं। ठीक है, दिस इज इट, postpartum. Next condition of hypercoagulability is any thrombosis diseases if the patient is already having any arterial thrombosis or any venous thrombosis. ठीक है, thrombosis is. Number 4 is any thrombophilia, any hereditary condition in which thrombophilias are there. And number 4, not last but not the least, stroke, cerebrovascular thrombosis, which is known as stroke. Okay, so
व्हेन हमें ये कंसेप्ट नहीं पता था, वर्षों ट्रायाद से याद कर सकते हैं, तब हम ऐसे याद कर लिया करते थे कि कोई भी हार्ट डिजीज़, वेसल डिजीज़ और ब्रेन डिजीज़ हो तो उसमें नहीं देते, ठीक है। बट इट्स गुड अगर आप ऐसे याद करो, ठीक है, इससे आपका कंसेप्ट और सॉलिड बनेगा, ठीक है। सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होता है हाइपरटेंशन, सीवियर हाइपरटेंशन मोर देन 160/100, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है, with vasculopathy. Number 3 is smokers and permanent smoker, not थोड़ी बहुत जो सिगरेट्स पीता है वो नहीं, more than 18 cigarettes in a day, plus age more than 35. And number 4 is migraine with aura, ठीक है। And stasis is there after the surgery, hyperlipidemia, atherosclerosis, and in all the heart diseases, whether it is myocardial ischemia, valvular heart disease, or prosthetic heart diseases. And hypercoagulability is there, very important postpartum. Okay, that is why progesterone only pills are also not given. Thrombosis diseases, okay, and in thrombophilias. And number 4th is stroke, ठीक है। सो दीज आर द 4 कंडीशंस, ओके। सो हर तीनों फैक्टर्स में 4 कंडीशंस हैं। अब बचे हैं 3 और, लेट्स स्टडी देम। इट इज़ लीवर डिसफंक्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीवर, व्हाई लीवर डिसफंक्शन इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, बिकॉज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मेटाबोलाइज ही लीवर में होते हैं। प्लीज़ इसमें एक्टिव लीवर डिजीजेज ही आएगा, ठीक है। अगर क्रॉनिक लीवर डिजीजेज होती है तो लीवर कंपनसेट हो जाता है, ठीक है, ओके। सो एक्टिव लीवर डिजीजेस, ओके, बिकॉज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को मेटाबोलाइज ही जो है वो लीवर ने करना होता है। अगर वो मेटाबोलाइज नहीं होंगे तो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगी और बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। सो ओनली एक्टिव डिजीजेस, नॉट सिरोसिस। सिरोसिस इज अ क्रॉनिक डिजीजेस, ओके। नेक्स्ट इज लैक्टेशन। आप सबको पता है, अब इतनी बार क्वेश्चन आ गया, आप सबको पता लग गया है कि ईस्ट्रोजन जो है वो लैक्टेशन को जो है इस्टेब्लिश नहीं होने देता, ठीक है। पिछली बार PG22 में क्वेश्चन आया था कि 18 मंथ्स पे लेडी आई है, ठीक है, वो लैक्टेट कर रही है, उसको हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो इसीलिए मैं ये कंसेप्ट यही क्लियर कर रही हूँ। ईस्ट्रोजन जो है लैक्टेशन को इस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम लाता है। एक बार इस्टेब्लिश हो गया फिर ईस्ट्रोजन कोई प्रॉब्लम नहीं लाता, और लैक्टेशन इस्टेब्लिश होता है 6 मंथ्स तक, ठीक है। तो आफ्टर 6 मंथ्स जो है हम किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। तो पोस्टपार्टम 6 वीक्स तक हम प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन नहीं दे सकते ड्यू टू कोगुलेशन फैक्टर्स, और लैक्टेशन पे ये इफेक्ट लाता है इस्टेब्लिशमेंट में, और इसलिए हम इसको 6 मंथ्स तक नहीं दे सकते कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को। और अगर किसी बच्चे की IUD हो गई है, या बच्चा एक्सपायर कर गया है, या बच्चा जो है किसी और को दे दिया, अडॉप्ट कर लिया है किसी ने, तो उस केस में हम उस लेडी को आफ्टर 6 वीक्स, क्योंकि वो लैक्टेट नहीं कर रही है, तो उस लेडी को आफ्टर 6 वीक्स जो है हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लास्ट जो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो है कैंसर, ठीक है। तो ये एक सर्विक्स का एडिनो कैंसर जो कि बहुत रेयर है, कभी कम ही पूछा जाता है, जस्ट टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। ये जो है उसको इंक्रीज करता है, इसलिए उसमें हम नहीं देते हैं। हेपाटिक एडिनोमा, ये भी हेपाटिक एडिनोमा कॉज करता है, क्योंकि लीवर पे प्रेशर होता है, बर्डन होता है, उसने मेटाबोलाइज करना होता है। तो हेपाटिक एडिनोमास क्योंकि ये खुद कॉज करता है, तो अगर पेशेंट को पहले से ही हेपाटिक एडिनोमा है तो उस कंडीशन में हम इसको नहीं देंगे, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. So let us see this question. All are absolute contraindication of combined oral contraceptive pills except, ओके, एक्सेप्ट है वो कैमरे के पीछे है, ठीक है। एज मोर देन 35 प्लस स्मोकर, yes it is absolute contraindication. Liver dysfunction is a absolute contraindication. और ठीक है, एक बार फिर से आपको याद करवाने के लिए बोल रही हूँ, एंडोथेलियल डिसफंक्शन करता है, इसलिए एज मोर देन 35 प्लस स्मोकर में नहीं देते हैं। लीवर डिसफंक्शन, यस लीवर पे ये मेटाबोलाइज होते हैं इसलिए नहीं देते हैं। एसटीडी में देते हैं,
ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि सामने वाले को कोई एसटीडी ना हो तो मोस्ट आइडियल इज बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, लेकिन एसटीडी में हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं, कॉपर टी नहीं दे सकते, लेकिन कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं। प्लीज़ इससे रिलेटेड जो भी डिलेमा है निकाल दो दिमाग से, क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। सो इसलिए एसटीडी में हम दे सकते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इंडोलेंट एसटीडी करता है, इंडोलेंट का मतलब होता है साइलेंट क्लेमाइडिया वाली, ठीक है। क्लेमाइडिया वाली एसटीडी जो है कोई भी सिम्टम्स पेशेंट में नहीं लाती, ठीक है। 1-2 साल ही यूज़ करनी होती है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो क्लेमाइडिया वाली एसटीडी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो एसटीडी में हम दे सकते हैं। इस प्लीज़ क्वेश्चन को क्लियर कर लो, ठीक है। लैक्टेशन में नहीं दे सकते क्योंकि ये लैक्टेशन को इस्टेब्लिश होने में ईस्ट्रोजन कंपोनेंट इंटरफेयर करता है, ठीक है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एसटीडी, ठीक है। अभी हमने 10 मिनट्स ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन पे लगाए हैं बिकॉज लेस देन 30% स्टूडेंट का ये करेक्ट था, ठीक है। प्लीज़ इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आने ही आने हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आज इन नीट पीजी 2021 और 2020 और 2021 आई थिंक, हार्डली मैटर्स, हमें तो लास्ट 5 years के करने ही पड़ते हैं, राइट। 28 years न्यूली मैरिड वुमेन वॉज स्टार्टेड ऑन कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। यस, न्यूली मैरिड कपल को हम जो है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर द कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस। शी कम्स आफ्टर 2 weeks विद हिस्ट्री ऑफ मिसिंग 4 pills ऑन डिफरेंट डेज इन फर्स्ट 2 weeks, ठीक है। फर्स्ट 2 weeks में ही उसने 4 दिन नहीं ली, उसने 4 दिन नहीं ली पिल्स, तो अब हम उसको क्या एडवाइस करेंगे, ठीक है। तो मिस्ड पिल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिनको आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर जाओ, जिनको नहीं आता वो समझ लो, ठीक है। लेट अस सी मिस्ड पिल समझने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको 2 चीज़ें समझना है। कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन जो है कितने दिन में चला जाता है, ठीक है। Day 1 से हमने लिया, कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन आ गया, ठीक है। Day 1 से हमने स्टार्ट किया, कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन उसी दिन आ गया, और उसको कितनी पिल्स के बाद, मतलब कितने दिन पिल्स ना लो तो वो चला भी जाता है, ठीक है। सो कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन गोज इन 2 days, ठीक है। इसलिए कहते हैं एक पिल मिस करने से कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन को जाने में 2 days लगते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन गोज इन, मतलब एक कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन बना हुआ था, हमने उसको Day 1 Day 2 स्टार्टिंग के 4 days में से किसी में दे दिया तो कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन बन जाता है, ठीक है। उसी डे से स्टार्ट हो जाता है। अब उस डे से स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 days में देते हैं ना, मेंस्ट्रुअल डे को फर्स्ट डे समझ लो, तो स्टार्टिंग के 4 days में देते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक दिन से ही फर्स्ट डोज से कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन बन जाता है, ठीक है। अब अगर वो भूलती है तो कितने दिन बाद जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन चला जाता है, 48 hours में, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन वंस मेंटेन्ड, अगर एक कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन बना है तो वो कितने दिन में चला जाएगा, गोज इन 48 hours। तो इसलिए कहते हैं कि अगर एक पिल मिस हो गई है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पिल को अपने टाइम पे ले लो, इट हार्डली मैटर्स, ओके। बिकॉज कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन अगर एक बार बन गया है तो उसको जाने में 48 hours लगते हैं। अब मान लो अगर हमारे पास कोई पेशेंट Day 10 पे आती है, ठीक है, कि आई वांट सम कॉन्ट्रासेप्शन, और हमें लगता है वो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए एक आइडियल कैंडिडेट है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए एक आइडियल कैंडिडेट है, तो हम उसको नहीं देंगे। तो मानते हैं फर्स्ट 4 days में जो है फर्स्ट पिल से ही कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर बाद में देने से कितने दिन में बनता है, तो कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन इफ वी हैव नॉट गिवन दैट पिल, देन कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन comes in
कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन कम्स इन 7 days, तो वो 7 दिन में कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन आता है, ठीक है। इट कम्स इन 7 days। अगर हमने फर्स्ट 4 days स्किप कर दिए हैं एंड नाउ वी वांट कि कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन जो है उसका कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन उस पिल का आए, तो इट विल टेक 7 days। मतलब अगर फर्स्ट 4 days हम स्किप कर दें, तो अगर हमें कभी भी देना है तो उसको हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन को आने में 7 days लगते हैं। तो अब इस बात से अगर हमने ये एक और कंसेप्ट क्लियर होता है, अगर हमने डे 10 पे अगर स्टार्ट किया है, अब मान लो कोई पेशेंट आता है, क्लाइंट आता है और वो बोलता है कि मैम फर्स्ट 10 days वी हैव नॉट डन इंटरकोर्स, नाउ आई वांट अ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिवल्स, ठीक है। सो हम उसे देते हैं, तो हम उसे बोल देते हैं कि आप 7 days क्योंकि लगते हैं, अगर लेट शुरू करो तो 7 days लगते हैं इसका एक्शन बनने में, इसका कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन आने में, तो आप 7 days तक एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर लेना। ऐसा नहीं है आप ले नहीं सकते, आप ले सकते हो, लेकिन 7 days आप एडिशनल मैथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर लेना, ठीक है। तो इसीलिए अगर एक दिन से ज़्यादा कोई पिल को मिस कर देता है, मोर देन 48 आवर्स पे अगर कोई पिल को मिस कर देता है, अगर कोई मोर देन 48 आवर्स से ज़्यादा जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को मिस कर देता है, तो उसको हमने 7 days एडिशनल मैथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन देना ही देना है, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन कम्स इन 7 days इफ नॉट started in first 4 days, ठीक है, comes in 7 days। so अगर कोई 1 pill मिस होती है किसी की, so no measures to be taken, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन 48 आवर्स में जाता है। अगर एक पिल मिस होती है तो कोई एक्शन नहीं लेना है। अगर किसी की मोर देन 2 पिल्स यानी 48 आवर्स से ज़्यादा मिस होती हैं, तो हमें उसको 7 days जो है, ताकि उसका दोबारा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड आए, तो 7 days उसको एडिशनल बोलना है कि आपने एडिशनल यानी बैरियर्स यूज़ करने हैं फॉर 7 days, ओके। अब ये हो गया, अब है पर वीक के हिसाब से। देखो, अगर फर्स्ट वीक में मोर देन 2 पिल्स मिस हुई हैं, मोर देन 2 पिल्स मिस हुई हैं, तो उसको जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, यानी अगर उनका इंटरकोर्स हुआ है, उसकी फर्स्ट वीक में 2 पिल्स मिस हो गई और फर्स्ट वीक में उनका इंटरकोर्स हुआ है, तो उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, उसे लेना पड़ेगा, ठीक है, हैज़ टू टेक। और अगर सेकेंड वीक में हुआ है तो वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ना भी ले तो चलेगा। और अगर थर्ड वीक में हुआ है तो ऑमिट कर दो वो पिल फ्री पीरियड। आपको पता है हम पिल्स कैसे देते हैं, 3 weeks देते हैं, फिर हम कहते हैं 1 week नहीं लेनी, 21 days देते हैं, फिर हम 3 weeks देते हैं 21 days, फिर हम कहते हैं 1 week नहीं लेनी, ठीक है। तो जो ये पिल फ्री पीरियड है इसको ऑमिट कर दोगे, यानी जैसे ही पिल फ्री पीरियड आता है वहाँ से आपको नेक्स्ट स्ट्राइक ऑफ 21 पिल स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। ऑमिट पिल फ्री पीरियड, ओके। सो वंस अगेन थोड़ा सा ये राइटिंग अच्छी नहीं आई है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा ना। लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन विच सेज combined 28 years newly married woman, this lady has missed 4 pills on different days in first 2 weeks, फर्स्ट 2 weeks में। तो फर्स्ट 2 weeks में हमने पढ़ा था, अब फर्स्ट 2 weeks में हो सकता है उसने कुछ फर्स्ट वीक में मिस किए हो
और कुछ सेकेंड वीक में मिस किए हों। तो फर्स्ट मेथड है डिसकंटिन्यूएशन एंड स्टार्ट अनदर मेथड, नो। टेक 4 टेबलेट नेक्स्ट डे एंड कंटिन्यू द पैकेट, नो। ये तो 4 टेबलेट्स वाला तो कुछ था ही नहीं। टेक नेक्स्ट पिल, ओके, कंटिन्यू द पैकेट एंड एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 7 days एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, यस दिस वॉज द ऑप्शन। क्योंकि उसने मोर देन 2 पिल्स यूज किए हैं तो उसको एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन लेना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था कि फर्स्ट वीक में जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कंसीडर करना होता है, सेकेंड वीक में जो है सेकेंड वीक में क्या करना होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं कंसीडर करना होता, और थर्ड वीक में ओमिट द पिल फ्री पीरियड, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन है। टेक द नेक्स्ट पिल एंड कंटिन्यू द रिमेनिंग, नो नो दिस वॉज इट। अगर थर्ड वीक में मिस होता है तो इसका आंसर है सी, टेक द नेक्स्ट पिल, कंटिन्यू द पैकेट, एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 7 days प्लस इमरजेंसी contraception, okay। So this question was very important, I hope आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है OCPs आर प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। अगेन इसकी लिस्ट बहुत लंबी है बट हम इसको शॉर्ट करेंगे। OCPs आर प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट, अदर बेनिफिट्स क्या होते हैं OCPs के, हु विल टेल मी? ओके, लेट मी टेल यू अदर बेनिफिट्स। एक तो ये मैनोरेजिया वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, मैनोरेजिया ही नहीं, DUB की हर प्रॉब्लम, DUB, AUB, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अगर कोई हार्मोनल अप डाउन चल रहा है जिसकी वजह से पीरियड्स ठीक नहीं आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो ये उसको ठीक कर देती है। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैसे ठीक करती है, हमने पढ़ ही लिया है कि ये HPO एक्सिस, बॉडी की HPO एक्सिस को सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बॉडी की HPO एक्सिस को सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यस, जिसकी वजह से बॉडी अपना ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनाती है, एक्सटर्नल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो कि बहुत यूनिफॉर्म होता है वो एक्ट करता है, ठीक है। तो हर तरह की मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को ठीक करती है। नंबर 2 है डिस्मिनोरिया रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करती है, ठीक है। ओव्यूलेशन नहीं होता है तो डिस्मिनोरिया नहीं होता है, कंसेप्ट ऑफ डिस्मिनोरिया। नंबर 3 ईस्ट्रोजेनिक कंडीशन, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल, ईस्ट्रोजेनिक कंडीशंस को ये ठीक करती है। तो ईस्ट्रोजेनिक कंडीशंस कौन सी होती हैं, PCOD, फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, उन सबको ठीक करती है। कुछ ईस्ट्रोजेनिक कैंसर्स होते हैं जो ज़्यादा ईस्ट्रोजन की वजह से होते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज़ ब्रेस्ट कैंसर, नंबर 2 इज़ ओवरी कैंसर एंड नंबर 3 इज़ एंडोमेट्रियम कैंसर। तो इन सबको ठीक करती है। पहले ये माना जाता था लेकिन अभी रिसेंटली प्रैक्टिकल नॉलेज आई है कि इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ठीक है। पर जो फाइब्रो एडिनोसिस होता है उसको जरूर ये ठीक करती है, ठीक है। सो दीज आर द अदर बेनिफिट्स ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सो लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन वाज। OCPs आर प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट ऑस्टियोपोरोसिस, यस, ईस्ट्रोजन तो जाता है तो जितना ईस्ट्रोजन जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस कैसे होगा। थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिना के लिए प्रोटेक्टिव है, नो। Estrogen increase the coagulation factor, it prones the patient to thromboembolic phenomena. Ovarian tumor, ovarian cyst, they both are the estrogenic conditions, so it is protective against all the estrogenic conditions। क्योंकि फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था जो नॉर्मल बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल होता है उससे बहुत कम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का लेवल होता है, इसलिए यस, इसलिए जो सारी जो ज़्यादा ईस्ट्रोजन की वजह से जो कंडीशंस होती हैं, DUB, PCOS, मैनोरेजिया, PCOS,
एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड, उन सब में इट इज़ वेरी प्रोटेक्टिव. एंड इन ऑल estrogenic cancer there are 3 estrogenic cancers which happen due to increased estrogen: endometrial cancer, ovarian cancer and breast cancer. लॉजिक सेज कि तीनों कैंसर्स का रिस्क कम होना चाहिए, लेकिन ये देखा गया है ब्रेस्ट सीए पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो बट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिना. ओके, so let's see the next question. Absolute contraindication of copper T. ठीक है, इसका निमोनिक हमने बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ लिया था. Absolute contraindication of copper T. ठीक है, so its mnemonic is India's top A B C D. I stands for pelvic infection, T stands for trophoblastic diseases, A stands for anomalies of the uterus, B stands for bleeding disorder, undiagnosed bleeding disorders, C stands for cancer of cervix and cancer of uterus, D stands for diabetes mellitus with vasculopathy, no other diabetes mellitus. ओके, सो आपने देखा डायबिटीज मेलाइटिस विद वस्कुलोपैथी को ना हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं, ना हम कॉपर टी दे सकते हैं. तो हम क्या देते हैं उनको? हम बैरियर्स देते हैं. ठीक है, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ हम कॉपर टी भी नहीं दे सकते और जहाँ हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी नहीं दे सकते. देखते हैं इस लिस्ट में से कौन कौन सी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं. अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीड, यस इट इज़ अ कॉन्ट्राइंडिकेशन बी. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस पीआईडी, जो इन्फेक्शंस में हमने देखा था वो इन्फेक्शन उस पेशेंट को उस टाइम पे होना चाहिए, लेकिन ये प्रीवियस पीआईडी है इसलिए ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एक टॉपिक नहीं, इस लिस्ट में कहीं एक टॉपिक नहीं है. इंडिया टॉप एबीसीडी में एचआईवी पॉजिटिव, नो इस लिस्ट में एचआईवी नहीं है. ये पेल्विक, आई स्टैंड्स फॉर पेल्विक इन्फेक्शंस ऑफ द पेल्विस, और पेल्विस के दो ही इन्फेक्शन होते हैं, पीपीआईडी एंड प्यूरपैरियल सेप्सिस. ओके, इन दोनों में ही नहीं देना, बाकी सब में दे देना. पीआईडी, यस पीआईडी इज अ पेल्विक इन्फेक्शन. हाइपरटेंशन, नो इट्स नॉट कॉन्ट्राइंडिकेशन. पोस्टपार्टम में तो देते हैं. ठीक है, ठीक है. अभी मैं आपको कंडीशंस बताऊंगी कब कब आइडियल होता है, थोड़ी देर में स्लाइड क्वेश्चन आएगा. डायबिटीज मेलाइटिस में देते हैं. ठीक है, अगेन इट्स नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन. आफ्टर डिलीवरी देते हैं. ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, यस टी स्टैंड्स फॉर ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेस. कॉन्डम रप्चर, यस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन देते हैं. मैंसुरेशन, यस मैंसुरेशन में देते हैं. ठीक है, सो ओनली इस लिस्ट में से ये अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीड, पीआईडी and trophoblastic diseases are the contraindications. Okay, next question. Patient was using copper T for contraception, presented with 20 weeks of pregnancy, IUCD at fundus, tail visible at os, और she wants to continue pregnancy. प्रेगनेंसी अगर हो जाए कॉपर टी को यूज़ करते करते, यानी कॉपर टी फेल हो गई है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उस कंडीशन में जो है हम 50% चांस होते हैं अबॉर्शन के. सो दिस इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू गिव द पेशेंट. वी विल नॉट फॉरगेट कि 50% चांस होते हैं उस पेशेंट के बच्चे को बचने के. सो पेशेंट डिसाइड करता है. वी विल जस्ट गिव दिस इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट कि 50% चांस है आपका बच्चा अबॉर्ट कर जाएगा. ठीक है, तो आप बताइए आपने अबॉर्ट करवाना है कि नहीं. तो पेशेंट इज द डिसाइडिंग फैक्टर. ओके, हियर द पेशेंट वांट्स टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी, सो वी विल कंटिन्यू द प्रेगनेंसी. तो जो दो ऑप्शन है ए और डी एमटीपी वाली, वो ऑप्शंस हम नहीं कंसीडर करेंगे, बी और सी ही कंसीडर करेंगे. अब अगर आईयूसीडी अंदर है और जो है उसको निकालना है कि नहीं निकालना है, डिपेंड करेगा कि उसकी आईयूसीडी की टेल या थ्रेड कहाँ है. अगर वो ऑस पे है तो इसका मतलब है हम उसको आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हमने उस प्रॉपर्टी को तभी रिमूव करना है अगर हम उसको कंफर्टेबली रिमूव कर सकते हैं, और वो हम तभी रिमूव करते हैं कि जब हम उसकी टेल ऑस पे होती है या उसका थ्रेड ऑस पे होता है, सर्वाइकल ऑस. ठीक है, सो बिकॉज इस कंडीशन में टेल ऑस पे है, तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रिमूव IUCD, बिकॉज इसमें साफ लिखा हुआ है टेल विजिबल एट द ऑस
and patient wants to continue the pregnancy. ठीक है, so answer to this question is remove IUCD and continue pregnancy. Okay. So now the next question is this device is least likely to be used in. ठीक है, इसके साथ साथ हम कॉपर्टी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मिस थ्रेड। अगर हमें उसका थ्रेड नहीं फील हो रहा है तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अगर हमें किसी कॉपर्टी का पीवी करने पे थ्रेड नहीं फील हो रहा है या उस लेडी को नहीं फील होता जब वो अपना थ्रेड चेक करती है, तो 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। नंबर 1 कि वो कॉपर्टी निकल गई है। ठीक है, नंबर 2 वो उसका थ्रेड टूट गया है, कॉपर्टी तो यूट्रस में है। नंबर 3 कंडीशन इज कि नंबर 3 कंडीशन है कि वो कॉपर्टी परफोरेट कर गई है। ठीक है, जो भी आपके पास आज क्वेश्चंस आए मिस्ड थ्रेड वाले, तो आप समझोगे कि 3 कंडीशंस हैं, इधर एक्सपल्शन, कॉपर्टी एक्सपेल हो गई है, नंबर 2 थ्रेड, सिर्फ थ्रेड टूटा है, थ्रेड ब्रेक विथ कॉपर्टी इन यूट्रस। ठीक है, नंबर 3 परफोरेट कर गई है वो। ठीक है, परफोरेटेड द यूट्रस। ठीक है, तो मिस थ्रेड की कंडीशन में ये 3 कंडीशन होती हैं कि जो है या एक्सपेल कर गई है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है तो पहले हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि वो बॉडी में है या नहीं है, इस केस ऑफ एक्सपल्शन और नॉट। ठीक है, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं होता वो क्या करते हैं, वो ये जो साउंड आपको दिख रही है ये यूट्राइन साउंड है, इसको वो सर्विक्स में डाल के 2 एक्सरेज लेते हैं, एक जो है एंटीरो पोस्टीरियर लेते हैं और एक लेटरल व्यू लेते हैं। ठीक है, एक एंटीरो पोस्टीरियर व्यू लेते हैं और एक लेटरल व्यू देते हैं, और अगर दोनों व्यूज़ में कॉपर्टी इस साउंड के पास है तो इट इंडिकेट्स दैट कॉपर्टी इज़ इनसाइड द यूट्रस, और अगर उस किसी एक भी व्यू में वो साउंड से दूर आ रही है तो इट इंडिकेट्स वो परफोरेट कर गई है। ठीक है, अब मोस्टली आजकल हर सब जगह अल्ट्रासाउंड है, तो अल्ट्रासाउंड भी हमें बता देता है कि वो परफोरेट की है या नहीं है, वो यूट्रस में है या नहीं है, और अगर परफोरेट की है तो कहाँ की है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे अगर परफोरेट की है तो क्या करना है, और अगर थ्रेड टूटा है तो क्या करना है, यूट्रस में है या परफोरेट की है, दोनों कंडीशंस में क्या करना है। ठीक है, तो डिवाइस इज लीस्ट लाइकली टू बी यूज फॉर, ये यूट्राइन साउंड है, तो डीएनसी और एंडोमेट्रियल बायोप्सी जो फर्स्ट 2 ऑप्शंस हैं, उन दोनों में हम क्या करते हैं, उन दोनों में हमें जो है क्यूरेट का यूज़ करना होता है। तो इसलिए हम पहले देखते हैं कि वो क्यूरेट, क्योंकि बहुत शार्प एक जो है वो है, शार्प इंस्ट्रूमेंट है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चांस होते हैं कि वो क्यूरेट जो है वो परफोरेट कर सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उस यूट्राइन साउंड डाल के हम एक तो ये देख लेते हैं कि वो एंटीवर्टेड है कि रिट्रोवर्टेड है यूट्रस। ठीक है, नंबर 1, और नंबर 2 हम ये देख लेते हैं कि उस यूट्रस का साइज़ कितना है। ठीक है, 4 वीक्स है, 6 वीक्स है, ताकि हम उतनी ही अंदर जो है वो क्यूरेट डालें। ठीक है, द डिवाइस इज लीस्ट लाइकली टू बी यूज फॉर, तो डीएनसी और एंडोमेट्रियल बायोप्सी में तो हम एंटीवर्टेड और रिट्रोवर्टेड, क्योंकि हमने क्यूरेट यूज़ करना होता है तो हम उस क्यूरेट को फिर उसी डायरेक्शन में डालते हैं, एंटीवर्टेड या रिट्रोवर्टेड डायरेक्शन में, और जो है हम उसका साइज़ देखने के लिए डालते ही डालते हैं, बिकॉज क्यूरेट को हम ब्लाइंडली यूज़ नहीं कर सकते, इट इज़ अ शार्प इंस्ट्रूमेंट, और वो नहीं तो परफोरेट कर जाएगा अगर हम ब्लाइंडली उससे क्यूरेट करेंगे। ठीक है, सो यूट्राइन साउंड भी यूज़, और हमने पढ़ लिया है कि कॉपर्टी को रिमूव करने के लिए भी हम साउंड का यूज़ करते हैं उन जगहों पे जहाँ पे सिर्फ एक्सरेज हैं और जो है अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी नहीं है। तो 2 व्यूज़ लेते हैं, एपी एंड लेटरल। अगर दोनों व्यूज़ में वो साउंड के पास आ रही है, क्योंकि साउंड हमने यूट्रस में डाला है, अगर वो दोनों व्यूज़ में साउंड के पास आ रही है तो इसका मतलब है कि वो यूट्रस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सक्शन। ठीक है, ओके। वुमेन केम
for removal of copper T as the thread was misplaced. So ultrasound was done. एक वुमेन copper T निकलवाने आई, ठीक है, और बिकॉज उसका थ्रेड मिसप्लेस था, ठीक है, तो हमने अल्ट्रासाउंड का, जैसा आई टोल्ड यू कि रेयर ही होता है, आजकल हम एक्सरे से पता लगाते हैं, यूजली हम अल्ट्रासाउंड से ही पता लगाते हैं। तो ऑन अल्ट्रासाउंड पे देखा कॉपर टी इज प्रेजेंट बिसाइड्स ओवरी। प्लीज़ इस पे ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आपका सिर्फ 30% का सही हुआ है, ठीक है, सो प्लीज़ इस पे ध्यान देंगे। मेरे पास रिजल्ट हैं, सिर्फ 32% स्टूडेंट्स का ठीक हुआ है। ऑलरेडी वी आर डूइंग रिवीजन सेशंस, बहुत अच्छे आप लोगों ने 2-4 क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सब में आप लोगों का मोर देन 50% करेक्ट आया है। कई क्वेश्चंस में तो 90% स्टूडेंट्स का भी करेक्ट है। सो प्लीज़ ये जो आपकी कमजोरियां इनको ठीक कर लीजिए। ऑन अल्ट्रासाउंड कॉपर टी इज प्रेजेंट बिसाइड्स ओवरी, इसका मतलब है जब वो ओवरी के पास है, इसका मतलब है वो परफोरेट कर गई है, ठीक है, वो यूट्राइन कैविटी से, एंडोमेट्रियल कैविटी से वो पैरिटोनियल कैविटी में चली गई है। पहले तो इस बात को ढंग से समझ लो, ठीक है। जब वो कह रहा है कि कॉपर टी इज प्रेजेंट बिसाइड ओवरी, तो इसका मतलब है कि वो जो है वो परफोरेट कर गई है, वो एंडोमेट्रियल कैविटी से निकल के जो है वो पैरिटोनियल कैविटी में चली गई है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मिस थ्रेड में 3 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो एक्सपल्शन हो सकता है, या कॉपर टी यूट्रस में ही है और थ्रेड टूट गया है, या वो कॉपर टी परफोरेट कर गई है। तो ये कंडीशन नंबर 3 है। तो पहले हम कंडीशन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं कि वो यूट्रस में ही है। अगर वो कॉपर टी यूट्रस में ही है और सिर्फ थ्रेड ही टूटा है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो फर्स्ट मेथड हम यूज़ करते हैं, अगर वो यूट्रस में ही है, अल्ट्रासाउंड रिमूवल विथ कॉपर टी हुक, ठीक है। कई बार कॉपर टी जो है वो बहुत चिपकी हुई होती है, वो नहीं निकलती है हुक से। फिर अगर इफ दिस फेल्स, if it fails, then we remove it hysteroscopically, ठीक है, then we remove it hysteroscopically, ठीक है। I think you are not able to see, ओके। अगर वो कॉपर टी जो है, अगर वो कॉपर टी यूट्रस में है, सिर्फ थ्रेड टूटा है, उस कंडीशन में उसको हम कॉपर टी हुक से अल्ट्रासाउंड गाइडेड से निकालेंगे। ये हमारा फर्स्ट मेथड होता है। और अगर वो मेथड फेल हो गया है, फिर हम हिस्ट्रोस्कोप से निकालेंगे। पर दोनों ही मेथड्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम जो है कॉपर टी यूट्रस में है, ठीक है। आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जो करेक्ट किया है वो किया है अल्ट्रासाउंड रिमूवल विथ कॉपर टी हुक। वाई? वो कॉपर टी बिसाइड ओवरी है, आप उसको क्यों कॉपर टी हुक से निकालोगे? वो तो तभी निकालोगे कॉपर टी हुक से, वो मेथड तब होता है जब वो कॉपर टी यूट्रस में है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स गो टू द अनदर पॉइंट। नंबर 3 कंडीशन था कि जो है वो परफोरेट कर गई है और वो कहीं और चली गई है यूट्रस कैविटी से, बॉडी के किसी और पार्ट में, जैसे कि यहाँ पे गई है। तो इसके अंदर लेप्रोस्कोपी इज फर्स्ट ट्राइड। इफ लेप्रोस्कोपी फेल्स देन लेप्रोटमी, ओके। यूजली लेप्रोस्कोपी से निकल जाता है, ठीक है, बिकॉज वी हैव गॉट नाउ वेरी नाइस लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स, ओके। सो इफ इट परफोरेट्स एंड गोज इनटू द पेरिटोनियल कैविटी और एनी अदर कैविटी, देन वी परफॉर्म लेप्रोस्कोपी, क्योंकि यहाँ पे वो बिसाइड्स ओवरी है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लेप्रोस्कोपी, ओके ओके।
Most common reason for discontinuation of copper T is, answer to this is here in this question is abnormal uterine bleed. वैसे most common reason, what do you mean by discontinuation of copper T? Discontinuation का मतलब है हमने copper T डाली पर वो लेडी निकलवा गई, ठीक है, उसने डिसकंटिन्यू किया, तो उसका मोस्ट कॉमन जो रीज़न है वो होता है पेन, ठीक है, क्योंकि इन ऑप्शंस में पेन नहीं है, तो सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न होता है वो होता है इंक्रीज ब्लीडिंग और स्पॉटिंग, AUB जिसे हम कहते हैं। सो इसलिए यहाँ पे आंसर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीड है, ठीक है, ओके। अब ये कुछ पेशेंट्स हैं, इनमें कॉपर टी डालेंगे या कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डालेंगे, ये आपसे पूछते हैं और आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, ठीक है। कुछ कंडीशंस तो आपने रट ली हैं, ठीक है, और भी नई कंडीशंस आ सकती हैं। आजकल बड़ा एग्जामिनर्स को बड़ा ट्रेंड ही चल गया है नई हिट कंडीशंस बनाने का, ठीक है। सो खैर हमें प्रैक्टिस करेंगे, हम ठीक हो जाएंगे, ठीक है, हम कर लेंगे। लेट अस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं व्हाट आर द आइडियल कंडीशन ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि जब भी कोई आपके पास कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आए, तो अगर वो रिवर्सिबल चाहता है तो आप दो ही चीज़ें, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और कॉपर टी ही सोचोगे, ठीक है। सो हम देख लेते हैं कि आइडियल कंडीशन ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं। नंबर 1, न्यूली मैरिड, क्योंकि आपको पता होगा हम जो है IUCD जो है, कॉपर IUCD जो है वो हम नहीं दे सकते न्यूली मैरिड में, इसलिए न्यूली मैरिड में ये कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे आर द आइडियल वन, ओके। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ कॉपर टी एक्सेप्ट डायबिटीज मेलाइटस विद वस्कुलोपैथी, जिसमें इसको भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 इज दिस न्यूली मैरिड, ठीक है। नंबर 3 इज PID, क्योंकि PID में ठीक है वो नहीं दे सकते, तो ज़्यादातर वही कंडीशंस आती हैं, ठीक है। एंड नंबर 4, अगर उसको उनमें से जो बेनिफिट्स की हमने लिस्ट ली थी, कोई भी बेनिफिट वाली, यानी उसको कोई ईस्ट्रोजेनिक कंडीशन है, ठीक है, या कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, या कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम है या डिस्मिनोरिया है, यही पढ़ी थी ना हमने लिस्ट। तो अगर उसको इसका बेनिफिट भी लेना है, जो इसके अदर बेनिफिट्स थे, तो फिर इट इज़ एन आइडियल कंडीशन ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर द आइडियल कंडीशन ऑफ कॉपर टी। नंबर वन is long, it is a long and reversible method. नंबर 2, जहाँ पे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, वो जो लंबी लिस्ट थी ना, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, स्टेसिस, हाइपरकोगुलेबिलिटी, लीवर डिस्फंक्शन एंड लैक्टेशन एंड क्या था वो, लैक्टेशन, लीवर डिस्फंक्शन एंड एडिनोकार्सिनोमा कैंसर, उन सब में। नंबर 3, अनमोटिवेटेड, बिकॉज इसको एक बार रखवा के भूल जाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कोई मोटिवेटेड नहीं है रोज़ लेने के लिए, तो उस कंडीशन में हम अनमोटिवेटेड पर्सन में हम कॉपर टी बिकम्स द आइडियल मेथड, ओके। नेक्स्ट इज this is it, lady came at 6 week postpartum. Now let's practice this question, फटाफट करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हमने गलतियां को इम्प्रूव करने के लिए बहुत टाइम लगा दिया है। लेडी केम एट 6 weeks postpartum, contraception not advised. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन 6 weeks postpartum आई है, तो हमें पता है 6 week। अगर नहीं भी लिखा तो ये भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा गलत था। प्लीज़ इसमें लिखा नहीं हुआ कि ब्रेस्ट फीडिंग वो कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं भी लिखा हुआ तो आप मान के चलोगे, इट्स क्वाइट नॉर्मल, हर कोई 6 months तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करता है,
ठीक है, और वो नहीं चाहेगा उसकी ब्रेस्ट फीड इनहिबिट हो, अडॉप्ट किसी और को बच्चा देना, अडॉप्शन करवा अपने बच्चे को अडॉप्ट देना, या आईयूडी होना, या बच्चे का एक्सपायर कर जाना, दीज आर एबनॉर्मल थिंग्स। बच्चे को लैक्टेट करना इज अ नॉर्मल थिंग। ओके, लेडी केम एट 6 weeks postpartum, contraception नॉट एडवाइज, इट इज कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स हम देते हैं, नॉट प्लांट हम जो है प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्शन है वो 6 weeks के बाद हम दे देंगे। आईयूसीडी हम देते हैं, इंटरवल आईयूसीडीज। ओके ओके, नेक्स्ट इज newly married woman wants contraception, woman is having irregular bleeding, newly married, क्या दोगे? सबसे पहले तो इसको ये देखो, बैरियर और कैलेंडर्स हमने नहीं देने, बिकॉज इनका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो अब वुमेन इज हैविंग इरेगुलर ब्लीडिंग, मेथड ऑफ चॉइस, न्यूली मैरिड है तो oral contraceptive pills plus irregular bleeding, so combined oral contraceptive pills, this is the correct answer। progesterone only pills से spotting होती है, आगे आप देखोगे। G2P1 who does not want to conceive after abortion, after abortion, ठीक है, टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग ऑफ कॉपर्टी इंसर्शन, ठीक है, पोस्ट प्लेसेंटल, जब प्लेसेंटा रिमूव हुआ है, इधर नॉर्मल डिलीवरी और इधर नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन। ठीक है, पोस्ट पार्टम, सिजेरियन में नहीं, नॉर्मल डिलीवरी, पोस्ट पार्टम वेजाइनल डिलीवरी 48 आवर्स तक आप डाल सकते हैं। ठीक है, देन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इज पोस्ट अबॉर्टल, ये तो है अबॉर्शन और डिलीवरीज के बाद वाले केस में। ठीक है, नॉर्मल लेडी आती है तो फर्स्ट 10 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इंटरवल डिलीवरी के कितनी देर बाद, 48 आवर्स अगर निकल गए तो उसको कितनी देर बाद डालोगे, उसको बोलते हैं इंटरवल कॉपर्टी इंसर्शन, 6 weeks। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर है IUCD। ओके, नेक्स्ट, लेडी डिलीवर 18 months बैक, 18 months पहले उसको जो है डिलीवरी हुई थी। नाउ दिस लेडी इज लैक्टेटिंग एंड नाउ दिस लेडी सीक्स कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस। ठीक है, अब वो लैक्टेशन का पीरियड्स आर इरेगुलर एंड हैवी, तो नेटेन और प्रोजेस्टेरॉन वाले हर कॉन्ट्रासेप्शन का साइड इफेक्ट होता है कि वो क्या होता है साइड इफेक्ट्स, कि इरेगुलर ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको याद दिला रही हूँ। तो नेटेन क्या है, इंजेक्शन है प्रोजेस्टेरॉन का, और प्रोजेस्टेरेट क्या है, ये एक IUCD है, प्रोजेस्टेरॉन IUCD। ठीक है, और कॉपर्टी हम कभी भी नहीं देते जिसमें जो है हैवी कॉपर्टी, क्योंकि ब्लीडिंग टेंडेंसीज और इन्फेक्शन टेंडेंसीज को इंक्रीज करती है, इसलिए हम कभी भी नहीं देते उनमें। ठीक है, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्योंकि ना वो 6 months के बाद लैक्टेशन को इंटरफेयर करती है और ना ही वो पीरियड्स को इरेगुलर और हैवी को भी ठीक कर देती है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज माला एन। Post delivery 6 weeks, a woman wants contraception for at least 3 years. Long method of contraception, long reversible method. So the answer here is IUCD। ठीक है, क्योंकि 6 weeks में वो लैक्टेट करा रही है। ठीक है, सो उसको हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं दे सकते, बैरियर्स फेल हैं, और जो है एटलीस्ट 3 years, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स तो 1 month के लिए होती हैं। सो आंसर इज ओके, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स देखते हैं हम। सो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होती हैं, यस हियर दे आर, सो उसके अंदर ईस्ट्रोजन नहीं होता। ठीक है, सो ये जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होती हैं, ऑलरेडी डिस्कस, इसका साइड इफेक्ट होता है, अगर इसको आप 1 घंटा भी लेट कर दो तो इसका कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो जाता है, इसलिए इसकी पिल्स को हम नहीं यूज़ करते। ठीक है, इसलिए हम हमेशा इसके जो सस्टेन रिलीज मेथड्स हैं, इंजेक्शंस
और इंजेक्शंस और आईयूसीडीज और इम्प्लांट्स इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये जो सस्टेन रिलीज मेथड्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ये धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ कराते हैं, इसलिए ईस्ट्रोजन को एंडोमेट्रियम को जो एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन कराता है ईस्ट्रोजन, वो नहीं होने देते हैं। ये डे 1 से हम इसको दे रहे हैं, इसलिए जो है हीमोस ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं बाय सस्टेन रिलीज्ड injections of progesterone, by implants and the IUCDs, ठीक है, ठीक है। इसकी ओरल पिल्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स या मिनी पिल्स जिसे हम कहते हैं, वो कभी भी फेमस या कभी भी पेशेंट कंप्लायंस उनसे नहीं हुआ, क्योंकि उसको 1 घंटा भी अगर लेट ले लेते हैं तो वो उसका कॉन्ट्रासेप्शन एक्शन फेल हो जाता है। इसीलिए इसकी सस्टेन रिलीज मेथड्स आए हैं, जिस में से जब हम इन सस्टेन रिलीज मेथड्स को यूज़ करते हैं तो बॉडी में काफ़ी लंबे टाइम तक प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन रहता है, और वो प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट नहीं होने देता, इसलिए मेनोरेजिया प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, ठीक है। अब इन सारे प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव का कॉमन साइड इफेक्ट है कि इरेगुलर स्पॉटिंग होती है इनसे, ठीक है। चलिए, अब जो इंजेक्शन डेपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिड है, इट इज़ फॉर 3 months, इमीप्लेनॉन इज़ फॉर 3 years और मेरेना इज़ फॉर 5 years, ओके। लीवोनॉर्जेस्ट्रोल IUCD, ठीक है। इमीप्लेनॉन में डेजोजेस्ट्रॉल है, ठीक है। इमीप्लेनॉन का ट्यूबेक्टमी से भी कम पर्ल्स इंडेक्स है, ठीक है। फेलियर रेट, पर्ल्स इंडेक्स इसका सबसे कम है, सबसे मोस्ट एफिशिएंट कॉन्ट्रासेप्शन है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो ज़रूरी नहीं है कि सर्जरीज ही अच्छी मेथड हो, ये भी अच्छे मेथड्स होते हैं। चलिए, डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज पर डे इन मेरेना, मेरेना में 5 साल की मेरेना होती है तो 52 mg होता है, ठीक है। 52 mg 5 साल काम करता है, तो इसको 5 साल में कितने दिन होंगे, 365 इंटू 5, 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई पे 5 कर देंगे, तो ये इसका आंसर 25 के आसपास आता है, 25 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो इसका आंसर आता है 20 mcg। नंबर 1 इज दिस। एग्जाम में कैलकुलेशन करने नहीं बैठ सकते, तो इसको यहीं समझ लो। नेक्स्ट है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन लैब स्टरलाइजेशन, एक्टोपिक रिमूवल, यूट्राइन। देखो, एक तो पहले ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जिनके पीछे इस तरह से ये गोल गोल बना होता है, लेट मी सी कैमरा कहाँ है, हाँ ऊपर है, ठीक है। तो जिनके पीछे ऐसे गोल गोल बना होता है, इसका मतलब है वो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहाँ पे हम फिंगर डाल के इनको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आता है लैब स्टरलाइजेशन, ठीक है। ये जो पोंग्स बने हुए हैं ना, ये फॉलेपियन ट्यूब्स को पकड़ते हैं, ठीक है। और फिर ये पीछे से जो रिंग दिख रही है आपको, ये यहाँ मैंने कलर कर दिया है, यहाँ पे आपको दिखेगी। तो ये पोंग्स जो होते हैं, ये फॉलेपियन ट्यूब को पकड़ते हैं और फिर ये रिंग स्लाइड कर जाती है। सो दिस इज यूज फॉर लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन और यू कैन से ट्यूबेक्टमी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर ऑन वेजेक्टमी, नॉन स्काल्पेबल वाजिक्टोमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। अगर कोई मेल वेजेक्टोमी करवाता है, तो वैसे आप सब लोग को पता ही है, ये आप सब लोग सही करते हो, तो 3 months के बाद या 20 इजैक्यूलेशंस के बाद ही उसको स्टरलिटी होती है, बिकॉज जहाँ पे भी हमने उसकी वास डेफरेंस को लाइगेट किया है, उससे डिस्टल जो वास डेफरेंस एपिडार्मिस वास डेफरेंस जो भी मेल जेनाइटल ट्रैक्ट डिस्टल टू दैट लाइगेशन है, वहाँ पे भी स्पर्म्स होते हैं। उन स्पर्म्स को खाली होने में, एम्प्टी होने में इट टेक्स हाउ मच टाइम? यस, इट टेक्स हाउ मच टाइम? एनीवन? It takes 3 months or 20 ejaculation, whichever is later. Confirmation is done only by the semen analysis report which says that A spermia is there. कोई स्पर्म नहीं है, उसी से ही कंफर्म होगा। नेक्स्ट है, इसकी बाकी के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा था नॉन स्काल्पेबल, पहले जो है
चीरा दे के, इंसिजन दे के वेजेक्टोमी करते हैं। आजकल जो है नॉन स्कैल्पल, बिना स्कैल्पल के ही चीरा रहित जिसे हम कहते हैं, छोटा सा देते हैं हम, वो उससे करते हैं वाजेक्टोमी। ये ही आजकल रीसेंट प्रोसीजर है। फॉल्स हेमेटोमा बनता है, 5% में हेमेटोमा बनता है। सेक्सुअल फंक्शन रियली अफेक्टेड, यस इट इज़ रियली अफेक्टेड। स्टर्लिटी इमीडिएटली, नो इट इज़ आफ्टर 3 months। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्टर्लिटी इमीडिएटली इज द फॉल्स स्टेटमेंट। रिकैनलाइजेशन अकर्स फ्रीक्वेंटली, हाँ अगर आप रिकैनलाइजेशन अकर्स फ्रीक्वेंटली, अगर हम रिकैनलाइजेशन करवाते हैं तो वो हो जाती है जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेफर्ड मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसी के साथ ही क्वेश्चन था कि जिसने कंबाइंड और वाजेक्टमी करवाई है उस पेशेंट को हम क्या बोलेंगे कि आप इंटरकोर्स मत करो या उसको कॉन्डम बताएंगे। सो एब्सटिनेंस इज अ टोटली इम्प्रैक्टिकल एडवाइस, so we never tell the patient to abstain, okay, we will always give condoms, okay, so the answer to that question is condom. Next है preferred method of contraception in lactation। so IUCD वो हो सकता है वो 6 week से पहले आई हो, so answer is POP। बिकॉज IUCD इसलिए नहीं प्रेफर होती है बिकॉज IUCD इज अ प्रोसीजर, ठीक है। डंपा और इन सबको, दीज आर क्वाइट डिफिकल्ट। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिवल्स तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, और डंपा इज रेयरली अवेलेबल, नॉट सो अवेलेबल, ठीक है। सो IUCD इज अ प्रोसीजर, पिल खाना है और IUCD एक प्रोसीजर करवाना है, तो यूजली प्रेफर मोड इज प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, नॉट यूज एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। सबसे पहले अब हमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ने हैं, ठीक है। सो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का क्या मतलब होता है, सो कि क्वाइटस हो गया है, ठीक है, क्वाइटस हो गया है, क्वाइटस हो गया और अब हम चाहते हैं कि ये प्रेगनेंसी ना हो, तो क्वाइटस के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इम्प्लांटेशन, ठीक है। आप सबको पता है फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन टेक्स हाउ मच टाइम, इट टेक्स 6 days, ठीक है। तो हमने जो भी मेडिसिन देनी है वो हमने इसी 6 days में देनी है, ठीक है। बिकॉज हम चाहते हैं कि उस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन मतलब इम्प्लांटेशन ना होने देना, ठीक है। इम्प्लांटेशन के बाद जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन, दे आर यस अबॉर्टिव ड्रग्स। जो इम्प्लांटेड फीटस को जो है रिमूव करते हैं वो अबॉर्शन कहलाता है। और अगर इम्प्लांटेशन प्रिवेंशन ड्रग आफ्टर क्वाइटस यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ टाइम 6 days का ही है यहाँ पे, तो हमारे पास टाइम सिर्फ 6 days का ही है यहाँ पे, तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि हमें जो भी ड्रग देना है उसका हाई डोज देना है। तो सबसे पहले हाई डोज ईस्ट्रोजन भी प्रिवेंट करता है कॉन्ट्रासेप्शन, लेकिन हम नहीं देते क्योंकि वो नॉजिया वॉमिटिंग करता है। हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन भी प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन, लेकिन लेकिन हम उसको देते हैं, हमेशा देते हैं, और वो ही जो है ड्रग ऑफ चॉइस है इंडिया में। गवर्नमेंट ने इसको ओवर द काउंटर अवेलेबल करवा दिया है। प्रॉपर्टी और कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बाद जो मेन टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन में वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है। तो एवरी एग्जामिनर वांट्स कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो प्लीज़ लिसन कि जो है हम इसमें हाई डोज ऑफ हार्मोन्स देते हैं ताकि जो है इम्प्लांटेशन जो 6 days लेता है फर्टिलाइजेशन के बाद वो रुक जाए, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हाई डोज ईस्ट्रोजन हम नहीं दे सकते हैं, वो प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन, लेकिन हम नहीं देते हैं क्योंकि ईस्ट्रोजन से नॉजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो हम जो है हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन हम देते हैं, ठीक है। और जो है हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन हम देते हैं और ये मेथड ऑफ चॉइस है। प्रोजेस्टेरॉन जो हम यूज़ करते हैं लीवोनॉर्जेस्ट्रोल है। नॉर्मल मालाडी मालायन में 150 माइक्स होता है, इसकी डोज जो है वो 1.5 mg है, 10 times, इतनी ज़बरदस्त जो है वो हाई डोज है,
ठीक है, इतनी ज़बरदस्त हाई डोज है, ठीक है। सो इतनी ज़बरदस्त इसकी हाई डोज है, ठीक है। सो आई होप यू आर एबल टू नाउ अप्रिशिएट कि कितनी ज़बरदस्त ये हाई डोज है, ठीक है। और 10 टाइम्स हाई डोज देते हैं और ये फिर इम्प्लांटेशन नहीं होने देती, ठीक है। और मिफीप्रिस्टोन जो एंटी प्रोजेस्टिन है वो भी इम्प्लांटेशन नहीं होने देती, उसकी डोज जो है वो 10 to 50 mg है, ठीक है। 10 mg to 50 mg बुक टू बुक वेरी करता है, ठीक है। सो ये जो हाईडोज ईस्ट्रोजन, हाईडोज प्रोजेस्टेरॉन और कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में तो दोनों ही होते हैं, हाईडोज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जिसको हम यूजीपी रेजिमेन बोलते हैं। तो यूजीपी ने कहा था क्योंकि उसने ये बोला था कि हाईडोज ईस्ट्रोजन, हाईडोज प्रोजेस्टेरॉन क्योंकि दोनों ही यूज़ कर रहे हैं तो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर लो, तो ठीक है। अगर उसके ज़माने की पिल्स लें तो 2 सुबह 2 शाम को 12 घंटे के गैप में लेनी होती है। आज की ज़माने की लें क्योंकि बहुत लोअर डोजेज़ हैं इनमें, तो 4 सुबह 4 शाम को 12 घंटे के गैप में लेनी होती हैं, ठीक है। तो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जब यूज़ करते हैं तो उसको यूजीपी रेजिमेन बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो मैंने सारे मेथड्स आपको बताए ये जो है ये सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये इन मेथड्स को जो है हम कब यूज़ कर सकते हैं एनीवन, विद इन 72 आवर्स। अगर आफ्टर 72 आवर्स यूज़ करना है तो हम यूलिप्रेस्टॉल टेबलेट जिसकी डोज 30 mg है और कॉपर टी, कोई भी कॉपर टी हम डाल सकते हैं, लेकिन लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल IUCD जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि बहुत कम जो है माइक्स में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करती है, तो इतनी कम डोज जो है वो कभी भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का काम नहीं करेगी, ठीक है। नॉट यूज एज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, तो इसमें आंसर जो है डेनाजोल है। RU486 जो है वो मिफीप्रिस्टोन का ही दूसरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज ऑफ लीवोनॉर्जेस्ट्रोल फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज 1.5 mg विद इन 72 आवर्स। ये कुछ डोजेज हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। वुमेन पोस्ट क्वाइटस 96 आवर्स, 96 आवर्स इज इक्वल्स टू 4 days। सो इसके अंदर IUCD यूज़ होती है। कॉपर टी और यूलिप्रेस्टोल को 5 days तक यूज़ कर सकते हैं। पर्ल्स इंडेक्स इंडिकेट्स एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, कोई कॉन्ट्रासेप्शन कितना फेल हो रहा है ये पर्ल्स इंडेक्स जो है बताता है, ठीक है। पर्ल्स इंडेक्स इज लोएस्ट इन, ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया है बट एक्सपेक्टेड है। तो वेजिक्टोमी, ट्यूबेक्टमी, इन सब के भी कंपैरिजन में इम्प्लांट्स जिसका नाम है इमीप्लेनॉन ट्रेड नेम, उसका सबसे कम है 0.05। 100 वुमेन ईयर में ये कैलकुलेट होता है, ठीक है। मेरेना का और ट्यूबेक्टमी का बराबर है, इट इज़ 0.2, ठीक है। वेजिक्टमी का कम है एज कंपेयर टू ट्यूबेक्टमी, ठीक है, 0.1 है, इसीलिए कहते, और वेजिक्टमी कम इन्वेजिव है इसलिए हमेशा वेजिक्टमी को प्रमोट करना चाहिए। ये है लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या क्या होते हैं, ऑल आर लार्क एक्सेप्ट, ठीक है। इसका आंसर है लार्क क्या होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। तो विलियम्स कहता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, जिसको हम लार्क में डालेंगे लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। सो विलियम्स कहता है कि मिनिमम वंस अ मंथ, ठीक है, उसको एटलीस्ट मंथ में एक ही बार लेना पड़े तो उसको हम लॉन्ग एक्टिंग बोलेंगे। तो इसका आंसर लैप ट्यूबल लाइगेशन होता है, क्योंकि लैप ट्यूबल लाइगेशन इज इरिवर्सिबल, जिसे हम ट्यूबेक्टमी वाजिक्टोमी बोलते हैं। व्हाट डज दिस कंटेन्स, ये FMG जून 22 का क्वेश्चन है। टुडे एक विजाइनल स्पॉन्ज है, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसमें स्पर्मिसिडल जेली होती है जिसका आंसर होता है नोनॉक्सिनोल 9, ठीक है। नोनॉक्सिनोल 9 इज अ स्पर्मिसिडल जेली, इट एक्ट्स ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म और उसको वो रप्चर कर देती है, ठीक है। What is this? We have to identify this is female condom. Female condom मेल condom के कंपैरिजन में बहुत लंबे होते हैं, बहुत इनका डायमीटर बहुत बड़ा होता है, बिकॉज वेजाइना इज ऑल्सो लॉन्ग लाइक दैट। ये थोड़ी सी इमेजेस हैं, देखेंगे
जिसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कॉपर नहीं है और इस तरह से कोई ड्रग लपेटा हुआ है तो दैट इज़ वन इज़ मिरेना, और जिस प्रॉपर्टी पे कॉपर लपेटा होता है वो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन है, टुडे तो आ चुका है। दीज आर मेल कॉन्डम्स, दीज आर फीमेल कॉन्डम्स। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फ़र्क है। फीमेल कॉन्डम्स बहुत ही लंबे चौड़े हैं, जो इस तरह से हैट शेप में होते हैं उनको सर्वाइकल कैप बोलते हैं। जो सिंपल ऐसे सेमी सर्कुलर होते हैं, सेमी स्फीयर होते हैं, उसको डायफ्राम बोलते हैं। और ये स्पर्मिसिडल साइड जेली है, नॉनॉक्सिनोल 9, ठीक है। पर्ल इंडेक्स है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पर्ल्स इंडेक्स सबसे जो कम है वो इम्प्लांट्स का होता है 0.05, वेजेक्टोमी का 0.1 है, ट्यूबेक्टमी का 0.2 है। कॉपर और कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का लगभग सेम है, ठीक है, 0.5 0.6। लीवोनॉर्जेस्ट्रोल IUCD का 0.2 है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स का 1 to 2 है, बिकॉज इसको प्रैक्टिकली लेना बहुत मुश्किल है। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव का 20 है और नेचुरल मेथड का 25 है, ठीक है। that was all about the combined oral contraceptive pills, ठीक है। see you soon in the next video of oncology revision, ठीक है। and keep struggling, keep doing the MCQ practice,